नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर देखेंगे। और जो सैम्पल पेपर है इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, इसी तरीके का आपको पेपर एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है। 20 मार्क्स की होगी आपकी हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था, ड्यूक मेटरनिक ने ये बात कही थी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप। तो यूरोप से जो डिजीज आई, तो अमेरिकन जो ओरिजिनल लोग थे अमेरिका के, उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी उस डिजीज को लेके। डैश इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। तो किसकी बात हो रही है, किस डिजीज की बात हो रही है? स्मॉल पॉक्स की बात हो रही है। इससे बहुत अमेरिकन जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उनकी डेथ भी हो गई थी इसी वजह से। हु रोट माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी। तो ये जो किताब है माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी, किसने लिखी है? तो ये मैक्सिम गोर्की ने लिखी है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन बिकेम अ मूवमेंट, एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो मेनली गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920 में। ये मूवमेंट कैसे बन गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इसमें मेनली मास मोबिलाइजेशन, पार्टिसिपेशन लोगों का था। बच्चों ने अगर देखा जाए तो स्टूडेंट जो थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिए थे। लॉयर्स ने जो थे वो कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। वुमेन जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, पिकेट की थी, डेमोन्स्ट्रेशंस करे थे, बॉयकॉट किए गए थे फॉरेन गुड्स को। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। व्हाट इज अ मेनूस्क्रिप्ट। तो मेनूस्क्रिप्ट क्या होती है? तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये मेनली हाथ से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट होता है। और मेनली ओरिजिनल वर्क होता है, मतलब जो लिख रहा है वो पहली बार उसको लिख रहा होता है, वो ओरिजिनल वर्क है। ठीक है। कहा गया, वाई प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर बुक्स। तो देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो, अब देखिए, डिमांड इंक्रीज हो रही थी बुक्स की, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट क्यों, मतलब इनका जब प्रोडक्शन हो रहा था तो ये क्यों डिमांड को नहीं सेटिस्फाई कर पाई थी? पहली बात तो ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था। इसके बाद सप्लाई जो थी वो लिमिटेड थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। एरर अगर मान लीजिए कोई होती थी कॉपी करने में तो वो उसको ढूंढना थोड़ा कठिन था। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, और एक्सपेंसिव थी। ठीक है, तो ये 3 या 4 पॉइंट आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग आप लिख देंगे, इसके बाद लिमिटेड सप्लाई लिख देंगे, एक्सपेंसिव थी ये लिख देंगे। गिव 3 एग्जांपल्स टू शो दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें मेनली क्या पूछा गया, 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिससे ये पता चले कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर एंड ग्रोथ इन द नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म ऑफ यूरोप में कल्चर का ग्रो, मतलब जो रोल था वो क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर क्या था, मतलब कल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है यूरोप के नेशनलिज्म में, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो मेनली आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो राइटर्स थे, और मेनली राइटर्स के अलावा जो आर्टिस्ट थे, वो एम्फेसाइज करने लग गए थे नेशनल फोल्कलोर को, मिथ को, लेजेंड्स को। मतलब एक तरीके से क्या कर रहे थे, एम्फेसाइज कर रहे थे अपनी राइटिंग से। इसके बाद जोहान गॉटफ्रीड हर्डर की बात अगर करी जाए तो उन्होंने फोक सॉन्ग्स लिखे जिसको वॉइसेस ऑफ पीपल कहा गया। इसने भी बहुत सारे लोगों को नेशनल प्राइड, मतलब इंस्पायर करी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म को इंक्रीज किया। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं रोमांटिक पोएट्स थे, जैसे लॉर्ड ब्रायन थे, जोहान वुल्फ गैंग थे। ठीक है, उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट किया। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इस मूवमेंट ने बहुत सारी चीजें करी, जैसे क्या क्या किया था। तो रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन नेशनल हेरिटेज। तो नेशनल हेरिटेज जो हुआ करती थी उसमें लोगों का इंटरेस्ट फिर से जागा। ठीक है, लोगों को पता चला कि हाँ हाँ भाई, ये नेशनल हेरिटेज है, तो हमको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेना चाहिए, जैसे भारत में होता है। लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी को इनकरेज किया। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। हु होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय वियना ट्रीटी। तो वियना कांग्रेस जो है ये मेनली जब नेपोलियन की डिफीट हुई है उसके बाद ऑर्गेनाइज करी गई थी। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, होस्ट किसने किया था? तो प्रिंस क्लेमेंस ने किया था। ठीक है, प्रिंस क्लेमेंस ने किया था। ठीक है, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया। मेटरनिक थे कहाँ के? ऑस्ट्रिया के थे।
कब इन्होंने इसको कन्विंस किया था, ये 1815 में हुई थी। ठीक है, वही दिया भी गया है। अब पूछा गया, एनालाइज द मेन चेंजेस ब्रॉट बाय वियना ट्रीटी। अब कौन कौन से चेंजेस ये लेके आए थे? तो पहला, यूरोप का रिस्टोरेशन हुआ था। तो यूरोप का पहले रिस्टोरेशन हुआ था, इसमें नेशनल बॉर्डर्स जो थे उसको रिड्रॉ किए गए थे, और ज़्यादा स्टेबल बनाया गया था। कॉन्टिनेंट्स को बैलेंस कर दिया गया था, मतलब किसी के जो पहले कॉन्टिनेंट्स को कब्जा कर लिया गया था, जो जो स्टेट्स थे उनको वापस कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की मतलब जो बोर्बन मोनार्की थी फ्रांस में, उसको वो दोबारा वापस ले आया गया, रिस्टोर कर दिया गया। स्पेनिश मोनार्की को दोबारा रिस्टोर कर दिया। ठीक है, जो यूरोपियन रॉयल फैमिलीज थी उनको रिस्टोर कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई थी। कांग्रेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसमें क्या था, रेगुलर मीटिंग्स हो रही थी यूरोपियन पावर्स के बीच में, जिससे एक पीस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे मेनली लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक टेक्स्ट पढ़ने को कहा जाएगा। ऐसे ही आपको एक पैसेज मिलेगा। अब कहा गया पैसेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, नेम द पीजेंट्स कम्युनिटी दैट वर एक्टिव इन दी मूवमेंट। तो किस मूवमेंट की बात हो रही है? तो पढ़ लेते हैं। इन दी कंट्री साइड रिच पीजेंट्स, देखिए यहाँ पर रिच पीजेंट्स की बात हो रही है। तो इसमें आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इसको। नेम द पीजेंट कम्युनिटीज दैट वर एक्टिव इन द मूवमेंट। तो कौन सी पीजेंट कम्युनिटीज इसमें एक्टिव थी? तो रिच पीजेंट कम्युनिटीज जो थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। आप पढ़ भी लीजिएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। वाई वॉज कांग्रेस विलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। ठीक है, तो नो रेंट कैंपेन को क्यों सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल आंसर भी देख सकते हैं, दे दिया गया है, बिकॉज इट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो ये फिलहाल दिया नहीं जाएगा, लेकिन यही आंसर है इसका। क्यों कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी नो रेंट कैंपेन को? ठीक है, मतलब क्यों सपोर्ट नहीं कर रही थी, अनविलिंग क्यों थी सपोर्ट करने के लिए, क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस? कांग्रेस मेनली इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी नो रेंट कैंपेन को, क्योंकि रेंट किसको देना पड़ता? रेंट देना पड़ता गरीबों को, गरीब किसानों को। और किसको देना पड़ता? अमीर किसानों को। तो अगर नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट कर देंगे तो जो अमीर किसान है, लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उसको फंड करते थे कांग्रेस को, वो गुस्से हो, वो उनको फंड करना और उनको उनसे नाराज हो जाएंगे और कोई भी फंडिंग सारी रोक दी जाएगी। व्हाट डिड स्वराज मेंट फॉर दी रिच पीजेंट्स। तो रिच पीजेंट्स के उसमें जो स्वराज का मतलब था वो क्या था रिच पीजेंट्स के नजरिए से? तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज दी स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। ठीक है, तो यही आप आंसर इतने से लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और क्योंकि 2 नंबर का है तो आप चाहे तो इसके आगे भी लिख दीजिएगा कि बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड। ठीक है, तो इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये आपको सीधे सीधे पैसेज पढ़ के ही इसके आंसर मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अगले में कहा गया पॉलिटिकल मैप है, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट द करेक्ट नेम्स, नेम अ प्लेस वेयर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। तो मेनली किसकी बात हो रही? चौरी चौरा की बात हो रही है। ये चौरी चौरा की बात हो रही है, ये गोरखपुर रीजन में उत्तर प्रदेश में, ईस्ट में आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927, ये कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। तो चेन्नई और चौरी चौरा आप मैप पे देख लीजिएगा कहाँ पे है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, नेम द प्लेस प्लेस वेयर। अब विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, नेम बताना है क्योंकि वो मार्क नहीं कर सकते। तो एक प्लेस बतानी है जहाँ पर पीजेंट सत्याग्रह हुआ। तो बहुत जगह पे हुआ, तो कोई भी जगह बता दीजिए। और 1920 की जो कांग्रेस सेशन हुई थी सितंबर 1920 में, ये कहाँ पर हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए। 1920 में 2 कांग्रेस सेशन हुई है। ठीक है, एक सितंबर में हुई है, एक दिसंबर में जैसे हर बार होती थी तब हुई है। चलिए आप दोनों प्लेस का नाम बताइएगा कि सितंबर वाली कहाँ पर हुई और दिसंबर वाली कहाँ पर हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के ये चीज बताइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब ज्योग्राफी पे आते हैं, ज्योग्राफी भी आपको 20 नंबर की मिलेगी। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन। तो पहली अर्थ समिट कहाँ हुई थी? तो रियो में हुई थी, इसको रियो समिट भी इसीलिए कहा जाता है। असर्शन रीजन में कहा गया, असर्शन में दिया गया कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है हमारी कंट्री में।
तो आज रिसेंटली नहीं इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत पहले से ही चल रही है, गलत है। इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, बिल्कुल ट्राइबल्स रहते हैं, बात सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। द डाइवर्जेंट चैनल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज आर कॉल्ड। तो डाइवर्जेंट चैनल जो है वेस्टर्न हिमालयाज के, इनको कुल्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक्सक्लूसिव नहीं होती है, मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए काम करते हैं। दे मूव हैंड इन हैंड। जस्टिफाई और आंसर विद एग्जाम्पल। अब देखिए, इंडस्ट्री जो है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री कोई है, कॉटन, कपड़े बनने हैं, ठीक है, गारमेंट की मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है। अब गारमेंट तभी बन सकते हैं जब एग्रीकल्चर से कॉटन मिलेगा, और कॉटन पहुंचेगा कहाँ पे? इस इंडस्ट्री के पास पहुंचेगा जहां पर इसकी फिनिशिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो भी हमारा कपड़ा है, जो भी हमारा गारमेंट है, वो क्रिएट होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तब तक काम नहीं कर सकती है, जैसे मान लिया फ्रूटी बननी है, तो फ्रूटी बनने के लिए क्या चाहिए? मैंगो चाहिए। मैंगो इंडस्ट्री में तो उगेगा नहीं, मैंगो कहाँ उगेगा? एग्रीकल्चर होगा तभी मैंगो उगेगा, और फिर ये कहाँ पहुंचेगा? इंडस्ट्री में पहुंचेगा, फिर इसकी प्रोसेसिंग होगी और इससे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी थ्री रेलिवेंट पॉइंट्स। तो एग्रीकल्चर जो है मेनली बूस्ट करता है एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आपको 3 पॉइंट के साथ इसको बताना है। तो 3 पॉइंट इसमें आप क्या बता सकते हैं? पहला पॉइंट इसमें आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर है, इससे क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है, तो प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर बूस्ट हो जाएगा। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो डिमांड क्रिएट करता है दूसरे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर कहीं खेत में तो बनेगा नहीं, उसको इंडस्ट्री में बनना पड़ेगा। तो जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी, पेस्टिसाइड की डिमांड बढ़ जाएगी, ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी डिमांड्स बढ़ जाती है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है? एग्रीकल्चर जब बढ़ता है तो सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे फार्म लेबरर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, तो ये सारे भी कहीं ना कहीं रोजगार पाएंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करेगा। वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया? तो सोलर एनर्जी के पास ब्राइट फ्यूचर क्यों है इंडिया में? तो देखिए, इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में आता है, तो इस वजह से अच्छी खासी सनलाइट थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो अबेंडेंट सोलर रेडिएशन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जैसे सोलर पार्क क्रिएट कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, टैक्स बेनिफिट्स दे रही है सोलर पैनल्स पे, तो इस वजह से ब्राइट फ्यूचर है। दूसरा, ये कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, जैसे कोल से अगर बिजली जनरेट होती है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है। सोलर जो है वो रिन्यूएबल है, मतलब सोलर लाइट अगर आप देखेंगे तो उसमें इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में कोई उसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, और सभी लोग आसानी से उसको अपने घरों में लगा सकते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी, जॉब क्रिएशन हो जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब गांव-गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है इससे। ठीक है। अब यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लिख देंगे कि सोलर एनर्जी जो है वो कैसे एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है इंडिया में, तो बहुत सारे पॉइंट इसमें बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया है। वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वायबल ऑल्टरनेटिव? तो देखिए, इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा आपको, हमने टिक लगा दिया है कि पहली तो ये था कि वाई रेन वाटर सिस्टम इज वायबल ऑल्टरनेटिव, तो ये ऑल्टरनेटिव क्यों है? तो ऑल्टरनेटिव इसलिए है क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिकली बेनिफिट कर रहा है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं इसके, तो सीधे सीधे ये दोनों टर्म्स आप लिख देंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। एक नंबर का ये है, मेंशन एनी टू मेथड्स अडॉप्टेड बाय एंशिएंट इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए दो मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे डाइवर्जन चैनल्स बनाए गए थे, गुल्स और कुल्स का एग्जांपल लिख दीजिएगा वेस्टर्न हिमालयाज में, और यहाँ पर खादिन
का एग्जाम्पल जैसलमेर हो गया, जोहाड़ हो गया राजस्थान में, तो ये सब बनाए गए थे। ठीक है, तो इन सब का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी दो। अब देखिए अगले में जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा दे दिया गया है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसमें मेनली कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले कलेक्शन होता है, वाटर को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे रूफ टॉप में ऐसे कुछ स्टोरेज बनाए जाते हैं जैसे वाटर को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद वाटर का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, वाटर को फिल्टर किया जाता है। फिर वाटर को ग्राउंड में स्टोर किया जाएगा, मतलब रिजर्वायर्स होंगे, टैंक्स होंगे नीचे ग्राउंड में, तो वहां पर इसका स्टोरेज होता है। और स्टोरेज के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। अभी देखिए अभी भी जो पानी है वो बहुत साफ नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा कुछ केमिकल से, जिससे उसको पोटेबल बनाया जा सके, पीने योग्य बनाया जा सके, और फिर इसको यूज किया जाएगा। तो अगर आपसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछी जाएगी तो यही आप 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, कलेक्शन, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, ट्रीटमेंट और फिर यूज करेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मार्क ऑन दी आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आपको राणा प्रताप सागर, कुद्रेमुख, मीनमबक्कम, तो ये आपको तीनों मार्क करना है। ये मैप का जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग ने एक वीडियो है जो हम डिस्क्रिप्शन पे लगा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी पे आते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड है। इसमें कहा गया अबाउट 24% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरीज। बिल्कुल सही बात है। टू अपहोल्ड डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड विद द पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय द डिसीजन टेकन। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही तीनों बातें कही गई हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब देखिए पूछा गया है कम्युनल पॉलिटिक्स का इनमें से कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, कैंडिडेट्स नॉट डिस्क्लोजिंग द रिलीजन दे फॉलो, नहीं, ये नहीं है कम्युनल पॉलिटिक्स का। कैंडिडेट्स ब्राइबिंग वोटर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स विद मनी फॉर देयर वोट, ये भी नहीं। कैंडिडेट्स ब्रिंगिंग अ रिलीजियस लीडर टू कैंपेन देयर सपोर्ट, बिल्कुल ये कम्युनल पॉलिटिक्स का एग्जांपल जरूर होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Which of the following is true meaning of equal treatment of women as a necessary ingredient in a democratic society? तो देखिए मेनली क्या पूछा गया है कि इसमें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन का एग्जांपल क्या हो सकता है। तो वुमेन आर ऑलवेज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मेनली पूछा गया, वुमेन आर ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, गलत है। इट इज इजियर फॉर वुमेन टू लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर, ये भी गलत है। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर नाउ वुमेन, ये भी गलत है। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल इन पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल एरिना में इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। सुभाष लॉबीज विद वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज टू वर्क स्पेसिफिकली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एसटी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज ही मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद। तो देखिए एसटी की बात हो रही है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो मेनली पार्टी है वो कौन सी है, तो ये बीएसपी है। एससी और एसटी से मतलब जो भी इनका मेन मोटो है वो क्या है, बहुजन। ठीक है, बहुजन मतलब एससी और एसटी की, हरिजन की बात करते हैं लोग, तो एससी और एसटी की बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज, अब देखिए बेसिक आउटकम डेमोक्रेसी का जो होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल, सोशल, हाँ बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल आउटकम देखने को मिलेगा, सोशल आउटकम देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक आउटकम देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, यही सही है इसका। 22 देखिए क्या कह रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज एंड सर्विसेज टू द इंडिविजुअल सिग्निफाइज। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट को सिग्निफाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकल गवर्नमेंट इज एन इफेक्टिव वे टू अपहोल्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डिसेंट्रलाइजेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद वैलिड पॉइंट्स। तो लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, पंचायती राज होता है, म्यूनसिपैलिटीज होती है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को अपहोल्ड करता है, बिल्कुल सही बात है। अब आपको बताना है कि ये किस तरीके से अपहोल्ड कर रहा है, इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर मेनली क्या है, मेनली दो पॉइंट आप इसमें लिख देंगे। पहला लिख देंगे इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, तो जो भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की, जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट के, उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन हो पाता है। ठीक, पहली चीज तो ये है जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, सोशल ऑडिट्स को प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को अपहोल्ड
करती है। तो ये आप दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 नंबर का है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। राइट 2 पॉइंट्स टू इलस्ट्रेट हाउ रिटेनिंग इंग्लिश एज़ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया हेल्प्ड अपकीप द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो देखिए यहाँ पे भी 2 पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, तो इससे स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कैसे मेंटेन रही पूछा गया। तो मेनली जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन हो पा रहा था वो अब किससे हो पा रहा है, इंग्लिश से हो पा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु का एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे लोग तमिल समझते हैं, ठीक है, तमिल और इंग्लिश समझते हैं। और मान लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे मेन इंग्लिश और हिंदी समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इंग्लिश तो दोनों में कॉमन आ रही है, लेकिन हिंदी और तमिल यहाँ पे क्लैशेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को इसीलिए इंटर स्टेट कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने के लिए क्रिएट, मतलब प्रॉपर तरीके से इंटर स्टेट कम्युनिकेशन हो सके, इसीलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। दूसरा, न्यूट्रलिटी बनी रहे। अब ऐसा ना हो कि सब काम तमिल में ही हो रहा है, सब काम हिंदी में ही हो रहा है। अगर सारा काम हिंदी में होगा तो तमिल जो लोग हैं वो मतलब एंगर में चले जाएंगे, वो डिवीजन चाहेंगे, ठीक है। तो फेडरलिज्म के खिलाफ हो जाएगा वो प्रिंसिपल। तो इसी तरीके से न्यूट्रलिटी बनाने का काम करता है कौन, इंग्लिश। नेशनल इंटीग्रेशन बनाने का काम भी इंग्लिश कर रहा है, क्योंकि पूरे भारत में अगर हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको जरूर आती है। इसमें देखिए क्या कहा गया, वुमेन एम्पावरमेंट हैज ग्रेटली इम्प्रूव्ड देयर स्टेटस इन सोसाइटी ओवर द ईयर्स। गिव एनी टू एग्जांपल टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। 2 एग्जांपल बताने हैं। तो पहला देखिए, आपको पता होगा वुमेन जो एजुकेशन है, वुमेन की एजुकेशन इम्प्रूव हुई है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं। पहला तो ये एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा क्या है, वुमेन सेफ्टी इम्प्रूवमेंट, वुमेन राइट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ये किसके थ्रू हो पाया, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं उसके थ्रू ये हो पाया है। तो ये दोनों बातें आप इसमें बता सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, स्टेट इन 3 पॉइंट्स हाउ द पीरियड आफ्टर 1990 strengthened the way federalism was practiced in India with reference to political parties। तो किस तरीके से स्ट्रेंथनिंग हुई है फेडरलिज्म की 1990 के बाद, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए मेनली इसमें यहाँ पे 3 पॉइंट बता देंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा रीजनल पार्टीज गेन्ड प्रोमिनेंस। 1990 के बाद आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टी आई जो प्रोमिनेंट हो गई पूरे कंट्री में, ठीक है। मतलब अपने स्टेट में तो हुई हुई, और साथ ही साथ उन्होंने सेंटर में भी सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरा क्या बता देंगे, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ऑटोनॉमी आई, इस वजह से ऐसा हो पाया कि फेडरलिज्म इम्प्रूव हुआ, क्योंकि स्टेट पार्टीज डेवलपमेंट हुआ स्टेट पार्टीज का, तो वो स्टेट के जो इश्यूज थे उनमें ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई। और कोएलिशन गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो सरकारें बन रही थी 1990 के बाद में, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी बनी है जो कोएलिशन पे बनी थी। जैसे इस प्रेजेंट गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे, उसमें भी बहुत सारी स्टेट की पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या कहलाती है, कोएलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। तो जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है तो वो हमारे फेडरल प्रिंसिपल को क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है। अगले क्वेश्चन में कहा गया, पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रिलेवेंट पॉइंट। मेनली आपसे पूछा क्या गया है, पॉलिटिकल पार्टीज की मतलब इंपॉर्टेंस पूछी गई क्या होती है। तो देखिए मेनली 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इससे 5 पॉइंट हम बताएंगे। तो पहला तो इम्पोर्टेंस ये है कि रिप्रेजेंटेशन ये प्रोवाइड करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन, कोई भी ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको सब लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो नेशनलिस्ट होनी चाहिए, उसको लोग वोट दे सके, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी से वो मैच कर रहा है। कोई कम्युनिज्म, कोई मान के चलिए कि कम्युनिज्म तो नहीं कह सकते, मान लीजिए कोई सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो सोशलिज्म से रिलेटेड कोई पार्टी होनी चाहिए। तो आइडियोलॉजी अगर मैच कर रही है तो रिप्रेजेंटेशन उनको मिल जाएगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई किसी ने मान लीजिए काम किया, जैसे मान लीजिए कोई होम मिनिस्टर है और वो कोई काम कर रहा है, तो होम मिनिस्टर जो काम कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर मान लीजिए नहीं होगी, तो कोई सब इंडिपेंडेंट ही इलेक्ट होके आ जाएंगे, तो कोई मतलब सरकार बन ही नहीं पाएगी, तो ये बहुत खराब चीज हो जाएगी फिर। पॉलिसी को बनाने का काम भी यही लोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं डेवलप हो पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव गवर्नेंस, गवर्नेंस अच्छा होने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी में केवल रूलिंग पार्टी को मत देखा करिए, यहाँ पर ऑपोजिशन को भी देखना पड़ेगा। और ये ऑपोजिशन क्या करता है, चेक करता है। रूलिंग पार्टी मान लीजिए कोई डिसीजन ले रही है,
तो वो डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, इसको चेक करने का ऑपोजिशन का होता है। और चौथा पांचवा पॉइंट हो जाएगा सिटीजन का एंगेजमेंट। तो इस तरीके से आप पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के आपको चैलेंजेस बताने हैं। अब डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ये आपको थोड़े से समझाने पड़ेंगे, अपने आप से करिएगा इसको। आसान है, मनी पावर, मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आप बता सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फंडिंग जो आ रही है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी आप लोग ने देखा ही होगा। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो ज्यादा मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द टेबल गिवन बिलो, फाइंड एक्स द इनकम ऑफ पर्सन डी। ठीक है, तो पर्सन ए का इतना है, एवरेज दिया गया इतना, तो एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज इज इक्वल टू 4000 है। तो अब देखिए सब में जीरो जीरो है, जीरो जीरो है, जीरो जीरो है, जीरो जीरो, इसको सीधे सीधे हटा देते हैं। तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 50 और 25 हो जाएगा 75। 75 और 46 आप जोड़ लीजिए, 75 प्लस 46 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160। ठीक, और x प्लस 75 प्लस 46, 11 7 4 11, तो आप इसको जोड़े घटाएंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 39 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 आएगी। इसका मतलब 3900 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो 00 करके ही पुट कर देते तो भी आंसर आ जाता। नीना इज अ बेकर, शी यूजेस एग। ठीक है, शी यूजेस, वो क्या यूज कर रही है, एग यूज कर रही है इन हर केक्स। विल द वैल्यू ऑफ एग्स इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या वैल्यू ऑफ एग हो, उसको अलग से इंक्लूड किया जाएगा क्या। देखिए जीडीपी जब भी हम निकालते हैं तो फाइनल गुड को देखा जाता है, फाइनल गुड को देखा जाता है। अब उसमें इंटरमीडिएट में क्या क्या यूज हुआ, चीनी यूज हुई, एग यूज हुआ, पाउडर कोई और यूज हुआ, मैदा यूज हुआ, वो सब नहीं देखा जाएगा। जो फाइनल गुड बना, मान लीजिए केक जो है उसका कॉस्ट है 200 रुपए, इसको केवल इंक्लूड किया जाएगा। अंदर जो उसकी चीजें यूज हो रही हैं, इंग्रेडिएंट्स, उनको यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें आंसर आएगा नो, बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ केक। ठीक, 30th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अ कंट्री प्रोग्रेसेस फ्रॉम अंडर डेवलप टू डेवलपिंग टू डेवलप, तो देखिए अंडर डेवलप पहले होती है, फिर डेवलपिंग होती है, और लास्ट में डेवलप हो जाती है। द सेक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट पार्ट टू द नेशनल इनकम चेंजेस। ठीक है, तो किस तरीके से जो सेक्टर होते हैं वो चेंज होते हैं कंट्रीब्यूशन में, मतलब इनकम कंट्रीब्यूशन में किस तरीके से सेक्टर सबसे ज्यादा चेंज होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे ज्यादा इसमें प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और सबसे कम क्या होगा, टर्शरी होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसी को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, ये यहाँ पर बताना है। तो क्योंकि ये जो करेंसी होती है ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है, इसलिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगले में कहा गया रमन इज अ पुअर एग्रीकल्चर लेबर and needs a loan for cultivation on a small piece of land. Which of the following would be definitely offer him a farm इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल टर्म ऑफ क्रेडिट, मतलब कम इंटरेस्ट रेट हो और फ्लेक्सिबल टर्म ऑफ क्रेडिट हो, तो ये इसको कौन देगा। ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे इसको लोन कौन देगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो दे सकती हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक में जाएगा, हालांकि मिल वहां पे भी जाएगा, लेकिन वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम ही होता है कि कम इंटरेस्ट पे लोन देना। ठीक है, फ्लेक्सिबल टर्म्स होने चाहिए क्रेडिट के। अब ऐसा कोई बहुत बड़ा कोलेटरल ही ना रख लेना है, पता चला उसको लोन ही ना मिल पाए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे देती हैं लोन। ग्लोबलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबलाइजेशन जो है गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट से रिलेटेड है, पहला बिल्कुल ठीक है। एमएनसीज स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कॉलेजेस, नहीं, एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ये तो गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज, तो रैपिड इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है कंट्रीज के बीच में, इसको क्या कहा जाएगा, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एक आपको ग्राफ दे दिया गया।
अब ग्राफ में क्या पूछा गया है, ग्राफ में पूछा गया विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-74। तो 73-74 ये वाला है छोटा वाला ग्राफ, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो किस में हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं ब्लू वाले में हो रहा है, तो ब्लू वाला क्या है, प्राइमरी है, तो आप इसमें लिख देंगे प्राइमरी। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर 2013-14, अब इसमें ये वाला है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस सेक्टर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा, ठीक है। कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, तो 40 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुई है वो किस में हुई है, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ग्रोथ जो सबसे ज्यादा हुई है वो हुई है टर्शरी सेक्टर में। पहले देखिए इतना था, अब देखिए अचानक से इतना बढ़ गया, तो टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए वाई भी पूछा गया, क्यों सबसे ज्यादा ग्रोथ टर्शरी सेक्टर में हुई है, क्योंकि पहली बात तो लिबरलाइजेशन, एलपीजी आया, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, आईटी का रिवोल्यूशन आया, तो सर्विस सेक्टर बूम हुआ, ठीक है। तो आईटी रिवोल्यूशन लिख दीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन लिख दीजिएगा, अर्बनाइजेशन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर को ही मिला, और मैन्युफैक्चरिंग पे उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, इस वजह से हमारा सेकेंडरी सेक्टर उतना आगे बूम नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, वाई इज इट नेसेसरी फॉर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स टू इंक्रीज देयर लेंडिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में जो बैंक और कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको लेंडिंग क्यों बढ़ानी चाहिए, तो मेनली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जब उनको पैसा देंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, तो वो अच्छे से अपना एग्रीकल्चर कर पाएंगे, ठीक है, जो भी उनका काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, तो ये पहला हो जाएगा, रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा तीसरा पॉइंट है जॉब क्रिएशन तभी हो पाएगी जब क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे मान लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई कुछ महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप चालू किया, अब फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो कुछ बनाना चाह रही हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करना चाह रही हैं, तो इनको कुछ पैसे चाहिए उधार, तो ये उधार कौन देगा, ये उधार कोऑपरेटिव्स देंगे, तभी तो ये काम कर पाएंगे, और जब काम करेंगे तो जॉब क्रिएशन होगा, बेचेंगे उसको पैसा मिलेगा, पावर्टी रिड्यूस होगी, गांव में बहुत पावर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, ये भी बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आंसर को। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पे देखिए, एक आपको पूरा पैराग्राफ दिया गया है, अब पूछा क्या गया इसको देख लेते हैं। पूछा गया ऑन व्हाट बेसिस यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली क्वेश्चन इसमें दिया गया ऑन व्हाट बेसिस यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो मेनली तीन होते हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन इंडिकेटर होता है, और एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, या इसको कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम। तीन स्टैंडर्ड होते हैं जिससे इसको मेजर किया जाता है। एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीफली, अब ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो एजुकेशन जो स्टैंडर्ड है वो बेटर होना चाहिए, हेल्थ केयर बेटर होनी चाहिए, इनकम अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इसके बाद पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटी में, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, ठीक है, चॉइस होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में। अगले में पूछा गया है मेंशन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर करते समय और कौन कौन से एस्पेक्ट देखने चाहिए, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन वाटर एक्सेस है कि नहीं है, सैनिटेशन को एक्सेस है कि नहीं है, इसके बाद न्यूट्रिशन है, फूड सिक्योरिटी हो गया, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी हो गई, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको इसमें लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से पूरा पेपर कंप्लीट होता है, जो आपका पेपर मिलेगा वो कहीं ना कहीं इसी लेवल का होगा, इसी तरीके का होगा। कहाँ कैसे क्वेश्चंस होंगे, मेन मोटो हमारा ये था बताने का कि कितने क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होंगे, किस चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, वो आपने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से वीडियो होता है हमारा समाप्त, तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।